हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज कुछ कमेंट को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनका आंसर मैं दूंगी, उनको डिस्कस करेंगे। और कमेंट का आंसर करने से पहले दो टॉपिक कुछ मैं डिस्कस करना चाहती हूं, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्टैमरिंग का। आई डोंट नो आप सब लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन 2 महीने पहले मुझे ऐसा लगने लगा था कि अर्नब को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग हकलाना बोलते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी उस टाइम पे, क्योंकि अर्नब के ग्रैंडफादर को भी स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि हो सकता है हेरिडिटिक हो सकता है और अर्नब को भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड सही बोल रहे थे कि तुमको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो मुझे उस चीज़ के ऊपर बिलीव करने में काफ़ी टाइम लगा। पता नहीं अर्नब ये नाटक कर रहा था कि क्या कर रहा था, लेकिन रियली वो पूरी तरह से कॉपी कर रहा था हकलाने का। और मुझे बीच बीच में ऐसी फीलिंग जा रही थी कि उसको सच में बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई थी। तो उसके कुछ टाइम के बाद मैंने एक वीडियो के कमेंट में, अपने ही वीडियो के कमेंट में एक पेरेंट का भी मैंने कमेंट पढ़ा, जिसमें उनको भी ऐसा लगने लगा कि उनका बच्चा हकलाने लगा है। और कल फिर से एक और कमेंट मैंने पढ़ा, जिसमें फिर से पेरेंट ने बोला कि 5 साल के बाद मेरी बच्ची हकलाने लगी है। तो इसमें मैं यही कहूँगी गाइस कि अगर मतलब पहले से बच्चे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से 4-5 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए। जैसे अर्नब में ये चीज़ टेम्परेरी थी, मतलब 1 महीना उसने ये चीज़ की, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टीमिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है और ये टेम्परेरी ही था। तो आप थोड़ा सा घबराएं मत, थोड़ा वेट कीजिए इस चीज़ को, अपने आप ये चीज़ चली जाएगी। अगर 1-2 महीने तक नहीं जाती है तो फिर आप थोड़ा डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक ये टेम्परेरी ही होगा। तो ठीक। सेकंड इशू है स्टेम सेल थेरेपी का। फिर से कमेंट आया था मुझे, और बहुत दिनों से गाइस आप सब लोगों को पता है कि स्टेम सेल थेरेपी बैन हो चुकी है, लेकिन अभी भी यूट्यूब में मतलब कुछ वीडियोस ऐसे हैं, खुद न्यूरोलॉजिस्ट के वीडियो ऐसे हैं जहां पे वो अभी भी स्टेम सेल थेरेपी को रेकमेंड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इन्हीं वीडियो को देख के बहुत सारे पेरेंट्स जिनको पता नहीं है कि ये थेरेपी बैन हो चुकी है, वो लोग ये ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। और अभी भी किसी हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट इलीगल तौर पे किए जाते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें गाइस। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि स्टेम सेल थेरेपी कैसे बैन हुई, क्या हुआ था, तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में, याद रखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दूंगी, मैं कमेंट में ये लिंक पिन करूंगी, जहां पे आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे एक कपल के साथ मतलब धोखा हुआ था, उनके बच्चे को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो वो आप ज़रूर चेक करें अगर आप स्टेम सेल थेरेपी के ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो शॉर्ट स्टोरी मैं सुना देती हूँ। उसमें एक कपल था जिनके 2 बच्चे थे। पहले बेटे को, जो बड़ा बेटा था, उसको कैंसर का प्रॉब्लम था और दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक था। तो जो कैंसर का पेशेंट था उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब पेरेंट को थोड़ा झटका लगा, तो उन्होंने मतलब सोचा कि अब एक ही बेटा है तो उसका हम लोग, ऐसा पॉसिबल हो कि ऑटिज्म क्योर हो जाए, ट्रीटमेंट उसका हम लोग करवा लेते हैं। तो वो लोग स्टेम सेल थेरेपी के लिए किसी हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे उनको पूरी तरह से कन्विंस किया गया, कुछ बच्चे दिखाए गए, केसेस दिखाए गए कि हाँ ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और वो लोग रेडी हो गए, ट्रीटमेंट उन लोगों ने करवा लिया। और ट्रीटमेंट करवाने के बाद 1 महीने के बाद बच्चे को सीजर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो उल्टा स्टेम सेल थेरेपी से उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा ह्यूज अमाउंट 1 लाख से 2 लाख तक का अमाउंट उसमें जाता है। और उल्टा एक जो सीजर का प्रॉब्लम जो था वो थेरेपी के, स्टेम सेल थेरेपी के बाद स्टार्ट हो गया, जो कि पहले नहीं था। फिर बहुत सारे पेरेंट्स ने मिलके, उन्होंने ही शायद एक पेरेंट्स का ग्रुप बनाया, जहाँ पे और पेरेंट्स भी उनके साथ जुड़े, जिन्होंने बोला कि हम लोगों ने भी स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट करवाया और कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा पैसे का लॉस हुआ, साइड इफेक्ट भी हुए। तो इस तरह से कोर्ट में ये पिटीशन गई, और जब कोर्ट ने इस चीज़ को, पूरे मामले को देखा, तो ये पाया गया कि स्टेम सेल थेरेपी
जो है इस ट्रीटमेंट को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि इसको ऑटिज्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। खुद मेरे ही फ्रेंड ने अभी जस्ट लास्ट वीक में हम लोगों को रेकमेंड किया एक न्यूरोलॉजिस्ट का वीडियो, जिसमें वो स्टेम सेल थेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं था कि ये थेरेपी बैन हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि अभी तक मतलब इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खुलेआम अभी तक ये स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए गाइस। और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है ऑटिज्म के लिए। क्या हालांकि आपको हर जगह पे डिफरेंट रिव्यू मिलेंगे। जब भी आप स्टेम सेल थेरेपी का रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोगों को बेनिफिट हुआ, कुछ बोलते हैं बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ को साइड इफेक्ट हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी उसको आप ज़रूर पढ़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नाउ बात करते हैं गाइस आज के कुछ सेलेक्टिव कमेंट्स की, जिनके आंसर मैं अभी करूंगी। तो इसमें फर्स्ट कमेंट है, हाँ, मंजुला सिंह। हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे को लेके। जब 18 मंथ का था तो बोलता था, दादा नाना मामा बुआ सब स्टार्ट किया था। अभी 7-8 मंथ से एकदम शांत हो गया है, कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। बस वीकेंड या 15 दिन पर मम्मा और दादा बोलेगा, फिर चुप। कितना भी कोशिश करें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऐसा लगता है कभी तो बोलना चाहता है कुछ आगे, बट घबराने जैसा हो जाता है। मैम अभी 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, उसे कोई लैंग्वेज की समझ नहीं, कौन क्या बोल रहा है अभी कुछ नहीं समझता है। मुझे अभी थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए क्या, और कौन सी करूं जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिले। कुछ लोग बोले प्ले स्कूल में डाल दो, बट मेरा मन नहीं मानता जब उसको स्कूल का मतलब ही नहीं पता है। एज ए मदर हम लोगों को पता चल जाता है। इवन हम लोग 6 महीने 7 महीने के बाद ही हम लोगों को ये चीज़ें पता चलने लग जाती हैं कि जो बच्चा है वो थोड़ा सा डिफरेंटली ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में वेट कभी नहीं करना चाहिए। विद इन 1.5-2 साल में आप लोगों को डायग्नोसिस अभी हो जाता है, अर्ली एज में भी हो जाता है, लेकिन अमूमन 1.5-2 साल में ही आप लोग देखेंगे कि डायग्नोसिस होता है। तो जल्द से जल्द थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। कौन सी थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही स्टार्ट करनी चाहिए। स्पीच थेरेपी कुछ मंथ्स के बाद स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बच्चा सेटल हो जाए। और अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं हैं, बिकॉज अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हैं तो भी यूट्यूब पे आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो ऑटिज्म बच्चों की मदर्स के चैनल हो और इवन थेरेपिस्ट के चैनल हैं, साइकोलॉजिस्ट के चैनल हैं। आपको हर जगह पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट एडवाइस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। और मंजुला जी, आपको मैं यही बोलूँगी कि अभी 3 इयर्स का ही एज हुआ है, अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है, अभी भी आप कर सकती हैं। जल्द से जल्द उसकी थेरेपी स्टार्ट कीजिए। 10,000 आपने लिखा है अगर फीस है तो आप घर पे ही यूट्यूब से कराने की कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट कमेंट में हम लोग बढ़ते हैं। मैम मेरा बेटा 5 ईयर का है, मैं थेरेपी सेंटर लेके जाती हूँ, वो आके दिन में सो जाता है, फिर उठने के बाद थेरेपी कराती हूँ, लेकिन रात में वो जल्दी सो भी जाता है, लेकिन उसकी स्पीच नहीं आई, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं जानता, सिटिंग टॉलरेंस कम है, कॉर्नर आइज से बहुत देखता है, बट कुछ सिखाती हूँ तो कर लेता है एक बार में। ये कमेंट को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है गाइस, यहाँ पे आप देखो कि 5 ईयर का बच्चा है, ये ऑलरेडी थेरेपी करा रही हैं, ज्योति नाम की आईडी से कमेंट आया है। और आप देखो कि अभी तक बच्चा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, उसमें सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं है। हालांकि ये बोलती हैं कि बच्चे की एबिलिटी अच्छी है, मतलब चीज़ों को जल्दी गेट करता है, उसके बाद भी बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस और ऑब्जेक्ट नेमिंग अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को हमेशा बोलूँगी कि अपना थेरेपिस्ट आप चेंज कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हर थेरेपिस्ट आपको सही नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1-2 महीने में बच्चे में कोई आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो फालतू में आप वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, अपना थेरेपिस्ट चेंज कीजिए। सो नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। मेहरानू
कुछ इस तरह से आईडी है ये। हेलो यार, कितना टाइम ले लेते हैं बच्चे बोलने में, काफ़ी कुछ बोलती हूँ जो सिखाओ बट बातें नहीं करती अभी। तो ये भी सब यही पूछते हैं कि हाँ, थेरेपी के कितने टाइम के बाद बच्चे बोलने लगते हैं, कितने टाइम के बाद बच्चे बातें करने लगते हैं गाइस। तो मैं अपने बच्चे का आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ कि मेरे बेटे में जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो बेस्ट हुआ था वो 6-7 ईयर के बाद हुआ था। तो उससे पहले भी था लेकिन फ्रेज स्पीच था बहुत कम था। तो ये तो कोई नहीं डिसाइड कर सकता है गाइस, हर बच्चे का इंडिविजुअल अपना मतलब एबिलिटी है। कुछ बच्चे आप देखोगे कि 4-5 साल की एज में ही ऑटिस्टिक बच्चे जो उनका स्पीच कम्युनिकेशन लैंग्वेज अच्छा होता है, धीरे धीरे और भी अच्छा होता है, कुछ स्लो में जाते हैं। और आपको बता दूं कि ऑटिज़म में तीनों ही कैटेगरी होती हैं, जिसमें बच्चे नॉन वर्बल भी होते हैं, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे लिमिटेड जिनका स्पीच होता है, लिमिटेड लैंग्वेज होता है, और कुछ ऑटिस्टिक बच्चों का लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, फुली डेवलप हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है ऑटिज़म का लेवल क्या है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, यही डिसाइड करेंगी कि आपके बच्चे का लैंग्वेज कितना डेवलप होगा, कितनी जल्दी डेवलप होगा। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो मैम, मेरा बेटा बोलता सब है लेकिन वर्ड्स में क्लियरिटी नहीं है, क्या करें? और मैम बच्चा स्कूल से आकर कुछ बता नहीं पाता कि स्कूल में क्या हो रहा है। तो इसके लिए तो आप मुझे डेफिनेटली आई थिंक आप ओरल मोटर एक्सरसाइजेज तो करा ही रहे होंगे। और दूसरा फैक्ट ये है इसमें कि ऑटिज़म में काफ़ी बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनका स्पीच जो है वो थोड़ा मोटा रहता है, मतलब जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होती है। तो ये चीज़ भी ऑटिस्टिक बच्चों में देखी गई है, कुछ कैटेगरी ऑटिस्टिक बच्चों की ऐसी भी होती है। हालांकि मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनकी लैंग्वेज और जो उनका जो स्पीच है वो बाद में क्लियर हुआ, पहले इतना क्लियर नहीं था, बाद में थोड़ा क्लियर होने लगा था। तो ऐसा कई बार होता है कि बच्चे बोल बोल के जितना प्रैक्टिस बच्चे का होता है तो धीरे धीरे वो स्पीच जो है वो क्लियर होती जाती है। तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि बच्चा लैंग्वेज कितना सीख रहा है, स्पीच जो वॉइस है वो अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। और ये जो आप बोल रही हैं कि स्कूल से आके मेरा बच्चा कुछ नहीं बता पाता है, तो इसके लिए आपको ब्रीफिंग सिखानी होगी बच्चे को घर पे, स्टोरी बुक्स से विजुअल्स दिखा के आपको बच्चे को ब्रीफिंग सिखानी होगी। और ब्रीफिंग कैसे सिखाते हैं, ब्रीफिंग का मतलब क्या है, तो इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैम मेरा बेटा 3 ईयर का है, मैं क्या करूं? मैम स्पीच थेरेपी बेस्ट रहेगा क्या? 3 ईयर्स का है, बस मम्मा दादा बोलता है, वो भी 15-20 मतलब 15 से 20 बार दिन में वो ये वर्ड्स बोलता है। अपने मन से आई कांटेक्ट करता है, बुलाने पर आ जाता है बट बोलेगा नहीं, बस स्माइल देगा। और अभी मेरी कोई बात नहीं समझता है कि मैं क्या कह रही हूँ। पॉटी टॉयलेट कुछ भी नहीं बताता है मैम, बहुत सिखाती हूँ, ओटी पहले शुरू करना सही होगा, बहुत परेशान हूँ, कैसे करूँ बच्चे को अच्छा रिजल्ट मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायग्नोसिस कराइए और सबसे पहले आपको ओटी ही स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी है। और 3 ईयर का है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो 3 ईयर के बाद ही धीरे धीरे वो हर चीज़ उनका जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। तो ये ना घबराएं कि 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को आप इट इज़ ओके, ये कॉमन है ऑटिस्टिक बच्चों में। The kid is 8 years old. He has a good vocabulary, good understanding in everything. He can answer school subject question and answers, but retaining in head is the problem. If prompted he answer fully. तो ये अर्नब में भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अर्नब में भी ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा सिलेबस आता है, जैसे अभी 5th क्लास में है तो 10-10, 12-12 चैप्टर तो EBS के हैं, हर सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ इनको समझ में भी नहीं आती है, तो उनके लिए रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली इसीलिए तो ऑटिस्टिक बच्चों को एग्ज़ाम में प्रॉम्प्टर की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। तो आप एग्ज़ाम में स्कूल में ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, या आपको कम्युनिटी पोस्ट में डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पे रिकमेंड किया जाता है इनको एग्ज़ाम में प्रॉम्प्टर। तो वैसे आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आती ही है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को,
तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। और बाकी आपने लिखा है नाउ माई क्वेश्चन इज इवन दो ही नोज ऑल वर्ड्स ही इज़ नॉट communicating on his own. For example, he goes to school, he cannot tell on his own that I am going to school. We have to tell him, say bye, I am going to school. When will he start talking on his own? Please guide. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा, इस 8 years ओल्ड ये बच्चा है अभी, तो 7-8 ईयर्स में अर्नव ब्रीफिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए आप लोगों को ब्रीफिंग ही सिखानी पड़ेगी। ब्रीफिंग क्या करती है गाइस? अगर आप बच्चे को ब्रीफिंग सिखाते हैं तो बच्चे में अपने आप से बोलने की जो हैबिट है और चीज़ों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, और क्वेश्चन आंसरिंग आपको पहले सिखानी पड़ेगी। तो यही हर बार मैं बोलती हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लाइक पहले आपने वोकैबुलरी सिखाई, फिर फ्रेज स्पीच आया, फिर आपने छोटे छोटे जो है वो सेंटेंसेस सिखाए, फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिखाई, फिर ब्रीफिंग सिखाई। तो इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो ही वो लैंग्वेज जो है वो बच्चे का नेचुरली डेवलप हो पाता है। तो इसके लिए अभी आप देखिए कि ये बच्चा उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है जो उसको बुक्स में पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन आंसरिंग है वो तो अर्नव भी कर लेता है। तो मैक्सिमम टाइम ये बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। जो अकेडमिक के जो ये क्वेश्चन आंसरिंग हमारे बच्चे करते हैं, तो थोड़ा बहुत ये रटते हैं और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए आप ये देखोगे कि क्वेश्चन आंसरिंग उनको आ जाती है एग्ज़ाम में, बट डेली कन्वर्सेशन जो होती है हमारी ब्रीफिंग वगैरह, इसमें इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है जो हमने उनको पढ़ाया है और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं और भी ये उसका आंसर दे रहे हैं। तो डेली कन्वर्सेशन आपको पता है कैसी रहती है, कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं होता है। तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा नेचुरली लैंग्वेज उसमें डेवलप हो। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली सिखाना है और उससे पहले आपको ब्रीफिंग सिखानी है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सारे कमेंट जो थे गाइस, उनमें क्या चीज़ें थी, बेसिक मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी है, तो जल्द से जल्द डायग्नोसिस करा के जल्द से जल्द थेरेपी करवानी है। अपने बड़े बूढ़ों के बोलने पे नहीं आना है कि वो लोग बोलते हैं लेट बोलेगा, हो जाएगा, बच्चों के बीच में रखो। क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो हम लोगों को यही सलाह देता है, नहीं इसको पार्क में बच्चों के बीच में रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है गाइस। तो इन बच्चों को थेरेपी का ज़रूरत होता है। वो हम लोगों को फर्स्ट स्टेप हमारा वही होना चाहिए अगर बच्चा ऑटिस्टिक है। दूसरा इसमें यह है कि बच्चे खुद से क्यों नहीं बोलना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को रटाए जा रहे हैं और बच्चे भी रटते जा रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये जो आप सिटिंग एक्टिविटीज़ कराते हो लैंग्वेज के लिए, इसमें आइडेंटिफिकेशन कराइए। तो ठीक है, एक लेवल तक कराइए, उसके बाद बच्चों को हैबिट डालिए कि वो विजुअल के ऊपर या मतलब सिटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अपनी लैंग्वेज को नेचुरली डेवलप करें। यानी कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में उनकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर वर्क कीजिए, तभी वो बच्चे खुद से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, तभी लैंग्वेज जो है वो नेचुरली डेवलप होगा। तो ये आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आप समझिए। एक और चीज़, आज मैं एक वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ रही थी, किसी और का वीडियो था, तो मुझे भी डाउट हुआ और जब मैंने कमेंट पढ़ा तो कमेंट में भी किसी ने लिखा था कि जो आई कांटेक्ट है और जो नेम रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सब कुछ जो है वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। और जिससे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। ये जो आप लोग नेम रिस्पॉन्स और आई कांटेक्ट की एक्टिविटीज़ कराते हो गाइज, ये कराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटीज़ आपको करानी होती हैं अटेंशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, लैंग्वेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सब चीज़ें नेम रिस्पॉन्स आई कांटेक्ट बच्चे में नेचुरली डेवलप होता है। इनफैक्ट ये इंडिकेशन है, अगर कुछ महीने काम करने के बाद अपने बच्चों के साथ आप जो भी थेरेपी कराते हो, काम करने के बाद कुछ महीने के बाद बच्चों में नेम रिस्पॉन्स और जो आई कांटेक्ट है वो नेचुरली आना चाहिए। अगर ये नेचुरली आ जाता है तो ये परमानेंट होगा और ये बेस्ट होगा और ये इंडिकेशन होगा कि आप जो अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और बच्चे के दिमाग के ऊपर उस चीज़ का असर हो रहा है। तो वो तो रिजल्ट है जो आपको इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ मिलेगा।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये चीज़ फोर्सफुली आप लोगों को नहीं करनी है। जब बच्चा आपके साथ कनेक्ट करेगा, जब आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करेंगे, खेलते हो आप बच्चों के साथ, जो भी लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ कराते हो, तो अपने आप बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है, अपने आप बच्चे को इंटरेस्ट आता है आपके साथ काम करने में, तो वो अपने आप नेचुरली डेवलप होता है। तो इसके लिए मैंने भी अर्नब को कभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कराई अलग से आई कॉन्टैक्ट और नेम रिस्पॉन्स के लिए। तो आप लोग देखते हो अर्नब का आई कॉन्टैक्ट और नेम रिस्पॉन्स में कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि मतलब बेस्ट है। जितनी बार उसको बुलाओ एकदम से वो सुन लेता है, आई कांटेक्ट भी उसका अच्छा है। तो ये सब कुछ उसने नेचुरली डेवलप किया है लाइक नॉर्मल किड्स की तरह। तो इस चीज़ को आप समझिए, हर चीज़ के लिए एक्टिविटी कराना ज़रूरी नहीं है। एक तरह से बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए आप लोग एक्टिविटी करा रहे हो, तो कुछ चीज़ों को नेचुरली डेवलप होने दीजिए। सेम लैंग्वेज के लिए है, सब चीज़ के लिए है, तो इन चीज़ों को मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरली डेवलप होने देना है हम सबको। सो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।